चलो तीसरी हेडिंग लिखो। तीसरी हेडिंग अर्धचालक की व्याख्या। अर्धचालक की व्याख्या। चालक का चालक हो गया था ना व्याख्या इसका। चालक में हमने देखा था Eg बराबर 0 होता है। अचालक में हमने देखा था Eg अर्थात एनर्जी गैप कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। Eg इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी प्रकार से चालन बैंड में नहीं जा पाते और अचालक पदार्थों में धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब अर्धचालक में क्या होगा? इन दोनों के बीच में होगा। इसमें 0 था, इसमें 5 था, तो इसमें 0 और 5 के बीच कहीं पे होगा। कहां पे होगा इसको लिखना शुरू करो। लिखो अचालक की। ये अचालक की व्याख्या कैसे लिखा थे, शुरू कैसे किए थे? हाँ, तो इसमें लिखो चूंकि अर्धचालक पदार्थों में भी संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है। संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है और हो गया चालन बैंड पूर्ण रूप से खाली होता है। चालन बैंड पूर्ण रूप से खाली होता है। हो गया ना। परंतु इनके बीच ऊर्जा अंतराल लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हो गया। कोष्ठक में लिख लेना अर्थात Eg is less than 3 eV। Eg is less than 3 eV मतलब Eg छोटा होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। हो गया ना। इसलिए साधारण ताप पर ऊर्जा प्राप्त करके कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं। कुछ
इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं, जिससे वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर इन पदार्थों में अति अल्प मात्रा में धारा प्रवाह शुरू हो जाता है। धारा प्रवाह शुरू हो जाता है। हो गया ना? अब ये देख सकते हो कि जो अर्धचालक है इनमें चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच की दूरी अधिक नहीं होती है, तो अतः यदि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है हम इसे ऊर्जा देंगे तो इसमें जा सकता है, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं जाते हैं, बहुत कम मात्रा में जाते हैं, इसलिए धारा का प्रवाह अति अल्प होता है। क्या होता है जी? अति अल्प। इसीलिए तो इनको क्या कहा गया? अर्धचालक। मतलब न ही इसमें चालकता पूरी तरह से होती है, अर्थात पूरी तरह से धारा प्रवाह नहीं होता है, और न ही अचालकता पूरी तरह से होती है, अर्थात पूरी तरह से धारा का प्रवाह नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है? कुछ मात्रा में धारा का प्रवाह होता है, इसलिए इनको अर्धचालक कहते हैं। इनका प्रयोग बहुत जगह पे होता है, जैसे कोई भी बिजली के उपकरण बनाए जाते हैं उसके अंदर अर्धचालक लगाए जाते हैं। ध्यान देना, क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि कभी बिजली तेज होती है, कभी धीरे होती है, लेकिन वो उपकरण जल्दी खराब नहीं होता जो आधुनिक समय के उपकरण आते हैं, क्योंकि उनमें अर्धचालक लगाया जाता है और वो अर्धचालक कम ही मात्रा में धारा का प्रवाह आगे होने देता है। जैसे यहाँ से तो लाइट पूरी तेज यहाँ तक गई, मान लो यहाँ से बिजली का कनेक्शन आया है, यहाँ पर हमने एक टीवी लगाया हुआ है, इसमें भी फोटो दिखेगा जब चलेगा तब। तो यहाँ से अगर डायरेक्ट ले जाके टीवी में जोड़ दें तो लाइट जब तक ठीक चल रही है, ठीक है, पता चला लाइट अचानक तेज हो गई तो क्या होता है? टीवी जल जाएगी। इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक अर्धचालक जोड़ दिए, अगर तो क्या करेगा, ये एक निश्चित मात्रा में धारा का प्रवाह होने देगा, वहां तक होने देगा। जब निश्चित मात्रा में धारा का प्रवाह होने देगा, लाइट यहाँ से तेज हो चाहे धीरे हो गया। चालन तो यहाँ के आगे ये अर्धचालक है, इसलिए ज्यादा मात्रा में धारा जाने नहीं जाने देगा। इसीलिए जब तेज होता है तभी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जितना जाने देना है उतना ही आगे जाने देगा। यही काम तुम्हारा एलईडी बल्ब में होता है। पीला वाला बल्ब तुमने देखा होगा कि जैसे जैसे लाइट तेज होती है उसका प्रकाश तेज होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि दब जाता है, ज्यादा लाइट तेज होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है, यहाँ से धारा का प्रवाह आ रहा है, कौन सा तंतु लगता है उसमें? टंगस्टन का लगता है ना। तो ये इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे इस टंगस्टन के तंतु को गर्म किया, क्योंकि यहाँ पे तार को ऐसे मोड़ दिया जाता है ना, बहुत पतला करके। इसका मतलब उसका प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है, और जब धारा के मार्ग में रुकावट पैदा होती है तो धारा का उष्मीय प्रभाव दिखता है। क्या दिखता है? उष्मीय प्रभाव, अर्थात धारा उष्मा के रूप में बदलने लगती है। पीला वाला बल्ब इसी सिद्धांत पे काम करता है, तुम लोगों ने 10 में पढ़ा होगा। तो क्या होता है? प्रतिरोध अधिक होने के कारण ये जो होता है गर्म होने लगता है, और गर्म होने के कारण पीला प्रकाश वही हमको दिखता है, जैसा हीटर में होता है, उसमें नाइट्रोन तंतु लगा होता है। वही प्रक्रिया इसमें भी होती है। अब देखो, जब हम एलईडी बल्ब लेते हैं तो इसमें देखो हुआ क्या, यहाँ से धारा आई, इसको कोई रोकने वाला नहीं था, धीरे आई तो इसको कम गर्म किया, तेज आई तो तेज गर्म किया, ज्यादा तेज आ गई तो दब गया। हो गया ना, क्योंकि कोई इसको रोकने वाला नहीं था। जबकि जो हम लोग एलईडी प्रयोग करते हैं, यहीं पर एक प्रतिरोध लगा होता है। ठीक है,
वो क्या करता है, आने वाली धारा को, उसको कहें तो अर्धचालक ही लगा होता है इससे, अर्धचालक वो आने वाली धारा को क्या करता है, यहाँ पे रोकता है, चाहे तेज आए चाहे धीरे आए। उसके बाद आगे भेजेगा कितना, जितने की यहाँ पे आवश्यकता है। ध्यान देना, जैसे हम लोग कहते हैं 3 वाट की एलईडी 5 वाट की एलईडी है ना, तो जिस हिसाब से जितनी आवश्यकता है उसी हिसाब से उतनी धारा यहाँ पे भेजेगा, हो जाएगा। अब सोचो लाइट अगर तेज हो गई तभी क्या इधर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं। लाइट अगर धीरे हो गई तब भी ये लेगा, बढ़ा के आगे भेज सकता है, क्योंकि जितनी धारा इसको आगे भेजना उतना भेजेगा। जब लाइट बहुत धीरे हो जाती है, कैपेसिटी खत्म हो जाती है इसकी, तभी बल्ब बंद होता है। इसीलिए देखो ये जो एलईडी बल्ब होता है लाइट कम होने पर भी जलता है, जब एकदम कम हो जाती है लाइट तभी नहीं जलता है, ठीक है। तो इसको ये वाला क्या काम करता है, धारा को संतुलित कर देता है, कम या ज्यादा नहीं होने देता है। इसलिए तुमको एलईडी बल्ब पे 1 साल 2 साल तक का गारंटी दे देते हैं, पीले वाले बल्ब की कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है। अब उसमें जिस प्रकार का ये तुम्हारा लगाए रहेंगे अर्धचालक, उसी हिसाब से उतने ज्यादा दिन की उसकी गारंटी देते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने दिन की गारंटी देते हैं, कुछ कहते हैं इतने दिन की गारंटी दे रहे हैं। अब जैसे इसको लगाएंगे तो महंगा होता जाएगा, इसलिए बल्ब का दाम भी महंगा होता जाता है, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखना। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या देखा, अर्धचालक जो है क्या होगा, सामान्य ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाएंगे और अति अल्प मात्रा में धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो अर्धचालक ये प्रयोग किए गए वो सीधे सीधे नहीं प्रयोग किए जाते, इनमें कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती है। अब इसलिए हमको अर्धचालक का प्रकार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो बाह्य अर्धचालक होता है। बाह्य अर्धचालक अर्थात उसमें कुछ अशुद्धियां मिली होती हैं। क्यों? क्योंकि अर्धचालक अगर शुद्ध मात्रा में है तो उसकी चालकता इतनी ज्यादा नहीं होती है कि उसका प्रयोग हम कहीं कर सके, इसीलिए उसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिससे उसकी चालकता थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और उसका प्रयोग हम अन्य जगहों पे करते हैं। अभी इसको पूरा फीस में तुम लोग विस्तार से पढ़ोगे, हम यहाँ पे केवल उसका नाम जान लेते हैं कौन कौन सा है, जिससे अगर कोई तुमसे प्रकार पूछे तो उसको बता सकते, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें हम लोग, ये पहले चित्र बना लो तब आगे बढ़ेंगे। अर्धचालकों का प्रयोग ध्यान देना विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाने में किया जाता है। बना रही है तो नीचे की इंडिकेट पॉइंट लिखो, इंडिकेट पॉइंट परम शून्य ताप, नहीं इंडिकेट पॉइंट वैसे लिखो खाली पेज से। परम शून्य ताप माने तो कितना, परम शून्य ताप क्या है, परम शून्य ताप 0 केल्विन, ये होता है परम शून्य ताप। एक होता है शून्य ताप, एक होता है परम शून्य ताप। शून्य ताप की चर्चा करें तो 0 डिग्री सेल्सियस जो कि जल का हिमांक होता है, लेकिन अगर परम शून्य ताप की चर्चा करें तो 0 केल्विन अर्थात -273 डिग्री सेल्सियस, दशमलव पॉइंट में लिखे 273.15 डिग्री सेल्सियस माइनस में। इतना तापमान कभी हुआ है? नहीं हुआ है, अर्थात कभी भी परम शून्य ताप अभी संभव नहीं हुआ है। सामान्य परिस्थितियों में वैसे कर सकते हैं कम करके, ठीक है, ध्यान देना, नोट करो इसको। कहां तक लिखे? परम शून्य ताप कोष्ठक में लिख देना 0 केल्विन पर अर्धचालक पदार्थ अचालक पदार्थों की भांति व्यवहार करते हैं, अचालक पदार्थों की भांति व्यवहार करते हैं।
व्यवहार करते हैं, हो गया? नहीं लिखो चाहे मत लिखो, तो उनको समझाने के लिए बता दिए, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ते हो तब तुम्हें केल्विन मिलता है कि नहीं मिलता है? तो अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं तो इसका मतलब उसमें 273 जोड़ना था, 273 केल्विन होता है ना। अब उस केल्विन को अगर शून्य करना है तो 273 और नीचे ले जाना पड़ेगा, अर्थात 0 से -273 डिग्री सेल्सियस तक जाओगे। तो -273 डिग्री सेल्सियस है, अब इसको केल्विन में बदलने के लिए तुम्हें 273 जोड़ना पड़ेगा ना। 273 जोड़ोगे तब ये किसमें बदलेगा? केल्विन में, अर्थात कट के तब कितना आएगा? 0 केल्विन। तो 0 केल्विन करने के लिए हमको कितने डिग्री सेल्सियस से जाना पड़ेगा? -273 डिग्री सेल्सियस से जाना पड़ेगा, ठीक है ना? ये ध्यान देना। तो लिखो, यहां तक लिख लिए। व्यवहार करते हैं क्योंकि इनमें धारा प्रवाह नहीं हो पाता है, क्योंकि इनमें धारा प्रवाह नहीं हो पाता है। बात को ध्यान से समझना। एक तो बेचारे बड़ी मेहनत से कमरे के ताप पर 1-2 इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गए भी थे, ताप कम कर दिए तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ही घट गई। घट जाएगी नहीं घट जाएगी? जब ताप कम कर देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा घट जाएगी। अभी कुछ ज्यादा ठंडी कर दे और तुमसे कह दे दौड़ो, कुछ जोर से दौड़ लोगे? कभी नहीं दौड़ सकते। पहले कहो कि हम रजाई ओढ़ के बैठेंगे, बाद में दौड़ेंगे, ठीक है? ध्यान देना। तो जब ताप कम होता है तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। जब नहीं पहुंच पाते तो धारा का प्रवाह भी नहीं होता है, ठीक है? ये बात को ध्यान में रखना। तो ताप कम करने के कारण इनकी अचालकता का कारण क्या है? कि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का कम हो जाना, जिससे इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं और धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, ठीक है? ये याद रखना है। नीचे लिख लेते हैं। हो गया, बस इतना इंडिकेट पॉइंट हो गया। अब नीचे इंडिकेट पॉइंट लिखो, काली पेन से लिखना। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला निज अर्धचालक। निज नहीं, अभी नाम लिखो तब। निज अर्धचालक हो गया। दूसरा बाह्य या अपद्रव्यीय अर्धचालक। बाह्य या अपद्रव्यीय अर्धचालक हो गया। नाम से ही स्पष्ट है, दूसरे वाले में अपद्रव्य होगा, ठीक है ना? ये ध्यान देना। तो अब पहली परिभाषा क्या बनेगी? नीचे अब लिख लो, निज अर्धचालक। निज अर्धचालक शुद्ध अर्धचालकों को निज अर्धचालक कहा जाता है। शुद्ध अर्धचालकों को निज अर्धचालक कहा जाता है। हो गया। जैसे शुद्ध सिलिकॉन तथा शुद्ध जर्मेनियम। जैसे शुद्ध सिलिकॉन तथा शुद्ध जर्मेनियम। हो गया ना? ये ध्यान में रखना। उसके
बाद लिखो शुद्ध मतलब जिसमें कोई भी अशुद्धि न मिली। अरे शुद्ध मतलब सीधे सीधे जिसमें कोई भी अशुद्धि न मिली हो, बस यही है। सिलिकॉन को या जर्मेनियम को शुद्ध मात्रा में अशुद्ध अवस्था में ले लो, वही निज अर्धचालक कहलाएगा, ठीक है। लेकिन उस निज अर्धचालक का कोई प्रयोग नहीं है, क्योंकि उसकी चालकता इतनी कम होती है कि उसको कहीं प्रयोग करने का कोई मतलब ही नहीं है। चाहे हम बल्ब में प्रयोग किए, चाहे टीवी में प्रयोग किए, उसमें प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसीलिए उसकी चालकता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसमें कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं, जिससे उसकी चालकता कुछ बढ़ जाती है। और जब चालकता बढ़ जाती है क्या होता है, उसका प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। देखना मतलब जितनी अधिक चालकता बढ़ानी हो उतना यदि उसमें अपद्रव्य मिलाते जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना। चलो लिखो, क्या लिखे, निज अर्धचालक हो गया ना। दूसरा लिखो बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक। बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक। हो गया, तो लिखो जब निज अर्धचालकों में, जब निज अर्धचालकों में लिखो में चालकता बढ़ाने के लिए, चालकता बढ़ाने के लिए कोई अपद्रव्य, कोई अपद्रव्य, कोई अपद्रव्य जैसे, कोष्ठक में लिखना, जैसे फास्फोरस, एंटीमनी, बोरॉन आदि। फास्फोरस, एंटीमनी, एंटीमनी मतलब Sp, बोरॉन आदि। हो गया, बोरॉन आदि। हो गया, कोष्ठक बंद कर दो। मिला दिया जाता है तो, मिला दिया जाता है तो क्या लिखे परिभाषा, मिला दिया जाता है तो बाह्य या अपद्रव्यी, बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक, अर्धचालक प्राप्त होता है। हो गया, नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट, निज अर्धचालकों में अपद्रव्य मिलाने की प्रक्रिया, निज अर्धचालकों में अपद्रव्य मिलाने की प्रक्रिया मादन कहलाती है। मादन, कहलाती है। मादन का मतलब डोपिंग। डोपिंग सुने होगे, सुने हो नहीं सुने, डोपिंग पेपर अगर पढ़ते होते तो सुनते। अभी पृथ्वी शॉ सुने हो ना, पृथ्वी शॉ का नाम जो क्रिकेट खिलाड़ी है, उसको अभी 6 महीने के लिए निलंबित किया गया था। 6 महीने के लिए वो खेल नहीं पाया था, तभी रोहित शर्मा टेस्ट टीम में आ पाए, ठीक है। तो उसको
उसको बाहर क्यों किया गया था? उसी डोपिंग के कारण बाहर किया गया था। तो डोपिंग एक प्रक्रिया है, मतलब डोपिंग कोई चीज नहीं है कि कोई निश्चित नियम है डोपिंग में। डोपिंग क्या होता है, जो हमारी एजेंसियां हैं, खेल एजेंसी, उन्होंने कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनको प्रतिबंधित कर रखा है, क्योंकि उन दवाओं को लेने से आपकी ऊर्जा अचानक बढ़ जाती है और आप अपनी क्षमता से ज्यादा प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। जबकि खेल में ये सही नहीं माना जाता है। अब मान के चलो किसी खिलाड़ी को खेलना है, एक दिन तक आदि आप उनको पूरा खेलना, थकना वाला नहीं है, जितना मारना मारो क्या हो। तो अब सामान्य आदमी जाहिर सी बात है एक दिन खेलने में थक जाएगा, इसलिए उनको दवा दे दो और जाए दिन भर बेचारे छक्का ही चौका मारते रहे, आउट ही ना हो। दूसरी टीम परेशान जाएगी, क्या खा के आए हैं। तो ये खेल में सही नहीं माना जाता है। तो इसीलिए समय समय पर खिलाड़ियों की जांच की जाती है कि आपने कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं लिया था जिससे आपकी ऊर्जा बढ़ गई। उसी को हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। वही प्रक्रिया यहाँ पे है डोपिंग। क्यों? क्योंकि अर्धचालक पदार्थों की चालकता कम होती है। अब जब उसमें अपद्रव्य मिला दिया गया तो इनकी चालकता अचानक बढ़ जाती है और अपनी क्षमता से ज्यादा प्रदर्शन करने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया को भी हम क्या कह सकते हैं? डोपिंग कह सकते हैं। तो डोपिंग एक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी पदार्थ की क्षमता अचानक बढ़ जाती है और कुछ समय तक ही रहती है, हमेशा के लिए नहीं रहती है। इसीलिए जो अर्धचालक पदार्थ लगे होते हैं ना, कुछ समय बाद खराब भी हो जाते हैं। होते हैं खराब होते हैं तो उनको बदलवाना पड़ता है या पूरा खराब ही हो जाता है। ठीक है, ये बात को ध्यान दिए रहना। चलो आगे चलते हैं। कहां तक लिखे? मादन कहलाती है। मादन के नीचे कोष्टक में डोपिंग लिख लेना, DOPING, डोपिंग। अभी जब आगे जाओगे तो ये साधारण नाम तुम्हारे लिए हो जाएगा, सुना हुआ हमेशा के लिए। अभी ओलंपिक गेम्स सुने होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स सुने होंगे ना, इसमें तो इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ओलंपिक्स में दौड़ना होता है, वजन उठाना होता है, ये सब काम बहुत ज्यादा होता है। एथलेटिक्स लोग इसका बहुत ज्यादा प्रयोग कर लेते हैं। जैसे स्वर्ण मिला तो उनका नाम होता है, तो जो देश वाले ही होते हैं वही इनको डोपिंग करा देते हैं। जाओ आप दवा खाओ और आराम से उठा के आओ, स्वर्ण जीत के आओ, कोई उठा नहीं पाएगा उतना। जबकि खेल में ऐसा नहीं सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरा नहीं खा के आया बेचारा कौन उठा पाएगा। तुम दवा खा के आए, स्वर्ण बदल लेके भाग लिया, सड़क लिया बेचारा नीचे। इसीलिए ये सही नहीं माना जाता है। अगर पकड़ लिया जाता है पूरे देश को ही बैन कर दिया जाता है। जैसे रूस है, रूस को ओलंपिक से इस बार बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसके काफी ज्यादा खिलाड़ी पिछली बार डोपिंग में फंस गए। तो डोपिंग में क्या हुआ था? उन्होंने दवा खाई थी जिससे उनकी ऊर्जा क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। वही प्रक्रिया इसमें अर्धचालक में है। इनको दवा दिया गया अर्थात अपद्रव्य मिलाया गया जिससे इनकी चालकता क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, ये ध्यान देना। तो डोपिंग का मतलब ये मत समझना कि खाली दवा ही खाना होता है। कोई भी प्रक्रिया जिससे हमारी क्षमता में अचानक वृद्धि हो जाती है क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। चलो देखो कहां तक लिख लिए? डोपिंग कहलाती है ना। बस अब नीचे लिखो एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट काली पेन से। बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। पहला N टाइप, दूसरा P टाइप। पहला N टाइप, दूसरा P टाइप। हो गया? तो पहली हेडिंग लिखो N टाइप, N टाइप, N टाइप। अब N टाइप में क्या होगा? देखो N से इलेक्ट्रॉन होता है, P से क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ठीक है, अब बात को सोचो, एक बारी इलेक्ट्रॉन बढ़ाया जाएगा, एक बारी प्रोटॉन बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम एक चर्चा करते हैं। देखो यहां पर हमने एक शुद्ध अर्धचालक अर्थात निज अर्धचालक लिया है सिलिकॉन। क्या लिया है? सिलिकॉन। सिलिकॉन एक चतुस्संयोजी परमाणु है, अर्थात एक सिलिकॉन कितना बंध बना
बढ़ता जाएगा। तो ये सिलिकॉन एक शुद्ध अर्धचालक या निज अर्धचालक का कार्य करता है अभी इस अवस्था में। लेकिन हम इसमें क्या करें, एक ऐसा तत्व लेके आए जो इससे ज्यादा संयोजकता रखता हो। जैसे फास्फोरस लेके आ जाओ, सिलिकॉन का होता है 14, फास्फोरस का कितना होता है 15। सिलिकॉन बनाता है 4 बंध, फास्फोरस बनाता है कितना बंध 5 बंध बनाता है ना। अर्थात फास्फोरस के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 5। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15 होता है ना। और 15 को अगर हम लिखेंगे तो 2, 8, क्या होगा 5 होगा ना। बाहरी कोश में इसके 5 है, सिलिकॉन का लिखते हो 14, 2, 8, 4 होता है। बाहरी कोश में कितने 4 है, ठीक है ना। अब बात को ध्यान से समझो, जब फास्फोरस आएगा तो फास्फोरस को हमने मान लो यहाँ सिलिकॉन हटा के क्या लगा दिया, फास्फोरस लगा दिया ना। फास्फोरस के पास तो था 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ बंध कितना बनाया इसने 4 ही बनाया। 1 इलेक्ट्रॉन इसका बचा रह गया ना, तो वही इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पे दिखने लगता है, ठीक है। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ध्यान देना। एन टाइप में कौन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अर्थात क्या किया हमने, सिलिकॉन से अधिक संयोजकता वाला परमाणु हमने मिलाया इसमें ना, हो जाएगा। तो जब निज अर्धचालक में उसकी संयोजकता से अधिक संयोजकता वाला परमाणु मिला देते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है, ये एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एन टाइप अर्धचालक। इसी प्रकार से देखो, अगर हम इसमें बोरॉन की चर्चा करते हैं, बोरॉन, उसमें हमने बोरॉन भी बताया ना एक तो, बोरॉन की चर्चा करो। बोरॉन का परमाणु क्रमांक होता है 5। क्या होता है जी 5 को हम लिख सकते हैं 2, 3। इसके बाहरी कोश में कितने हैं 3, और जबकि सिलिकॉन के कितने थे 4। सिलिकॉन बनाता था 4 बंध और ये कितना बनाता था 3 बंध। अब जब यहां पे लेके आएंगे किसको, बोरॉन को, तो बोरॉन तो बनाएगा 3 ही बंध बनाएगा ना, चौथा बंध वो बना नहीं सकता है, इसलिए उसको यहाँ पे एक छिद्र दिखने लगता है, इलेक्ट्रॉन का छिद्र दिखने लगता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो गई तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर कौन बढ़ता है, प्रोटॉन बढ़ता है। क्या बढ़ता है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जब बढ़ गया तो हमें पी टाइप अर्धचालक मिलता है। अरे जाहिर सी बात है, किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो बढ़ेगा कौन, प्रोटॉन बढ़ेगा ना। ये बात को ध्यान देना। क्या हुआ यहाँ पे, जब ज्यादा वाला मिलाया गया तब एन टाइप बना था, और जब कम वाला मिलाया गया तो क्या बना था, पी टाइप। एन टाइप वाले में इलेक्ट्रॉन दिखता है और पी टाइप वाले में इलेक्ट्रॉन का छिद्र दिखता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था परंतु है नहीं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का छिद्र दिखता है उसी को होल या कोटर कहते हैं, ठीक है। तो अभी जब तुम उसमें फिजिक्स में पूरा विस्तार पूर्वक इसको पढ़ोगे तो एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, एक अर्धचालक में कोटर चलते हैं, उसी से ट्रांजिस्टर बनता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉन कोटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि जब नाम दोगे एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है ना, तो एन हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बढ़ा था, पी में कौन बढ़ा, होल बढ़ा था, कोटर बढ़ा, और फिर एन में कौन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन। तो इसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन कोटर इलेक्ट्रॉन। और अभी दूसरा होता है पीएनसी, मतलब कोटर इलेक्ट्रॉन कोटर। तो ये सारी चीजें वहां पे तुम विस्तार से पढ़ोगे, यहाँ पे टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। बस हम क्या समझ लेते हैं, एन टाइप अर्धचालक क्या है और पी टाइप अर्धचालक क्या है, केवल परिभाषा तो समझ चुके हो। एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक क्या है, क्या है, जब शुद्ध अर्धचालक में, अर्थात सिलिकॉन जैसे था हमारा, शुद्ध अर्धचालक में उससे ज्यादा संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाएंगे तब क्या मिलेगा, हमें एन टाइप मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एन से प्रदर्शित करते हो ना। उसके बाद जब कम संयोजकता वाला मिलाएंगे तब क्या मिलेगा, पी टाइप, जिसे होता है प्रोटॉन। हो गया, ये ध्यान दें। तो लिखो, कहां तक लिखे, हाँ एन टाइप। तो एन टाइप में लिखो, जब निज अर्धचालक
जब निज अर्धचालक कोष्ठक में लिख देना सिलिकॉन या जर्मेनियम, सिलिकॉन या जर्मेनियम में कोई इससे अधिक संयोजकता, कोष्ठक में लिख देना पंच संयोजी, कोई इससे अधिक संयोजकता, कोष्ठक में पंच संयोजी वाला कोष्ठक बंद करने के बाद वाला अपद्रव्य कोष्ठक में जैसे फास्फोरस कोष्ठक बंद, मिला दिया जाता है तो एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होते हैं, एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होते हैं, एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होते हैं। हो गया ना, ये ध्यान देना। मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है इनकी संयोजकता 4 होती है। जब इसमें हम 5 संयोजकता वाला कोई मिला देंगे अर्थात उससे ज्यादा संयोजकता वाला, तो क्या हमको मिल जाएगा, एन टाइप अर्धचालक मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, हमने दिखा दिया। बंद फास्फोरस ने यहाँ 4 ही बनाया, उसका 5वां इलेक्ट्रॉन हमको एक्स्ट्रा दिखने लगा, इसलिए वो एन टाइप कहलाया। इसमें क्या हुआ, 3 ही बनाया, इसलिए एक इसकी कमी पड़ गई, इसलिए एक तो इलेक्ट्रॉन का छिद्र दिखने लगा, दिखा। उसी इलेक्ट्रॉन छिद्र को हमने कोटर कहा। और इलेक्ट्रॉन छिद्र कब उत्पन्न होता है, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है अर्थात प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। प्रोटॉन बढ़ने के कारण इसको पी टाइप कहा गया। हो गया ना, तो आगे लिखो, कहां तक लिखे, हाँ दूसरा नंबर लिखो, दूसरा नंबर अब हेडिंग पी टाइप अर्धचालक। बस केवल परिभाषा लिखो यहाँ पे, बाकी कुछ मत लिखो। पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक क्या होगा, लिखो इसमें जब निज अर्धचालक कोष्ठक में सिलिकॉन या जर्मेनियम, या नहीं भी लिखोगे तभी कोई बात नहीं है, ऐसे लिख लो। जब निज अर्धचालक में कोई कम संयोजकता कोष्ठक में त्रिसंयोजी। क्यों त्रिसंयोजी, क्योंकि जो हमारे पास ये अर्धचालक है सिलिकॉन जर्मेनियम, ये चतुर्संयोजी होते हैं। क्या होते हैं, चतुर्संयोजी। ध्यान देना इस बात को। कहां तक लिख लिए, त्रिसंयोजी। कोष्ठक बंद करो। वाला अपद्रव्य कोष्ठक में जैसे बोरॉन, और कोई मिला सकते हो, ये तो हमने बोरॉन एक एग्जांपल ले लिया है, ठीक है ना। जैसे बोरॉन कोष्ठक बंद, मिला दिया जाता है तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होते हैं। पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होते हैं।
गया? बस नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिख लो। एन टाइप अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन, एन टाइप अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन छिद्र, पी टाइप अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन छिद्र हो गया। कोष्ठक में लिख देना कोटर, पे ओ का मात्रा फिर ट और र, ये कोटर की अधिकता होती है, बस ये समाप्त हो गया। अब हेडिंग लिखो, ठोसों में चुंबकीय गुण, तो 2 मिनट देख लीजिए, लोग आ गए तब शुरू करेंगे।